नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। राहुल गांधी 4 महीने में तीसरी बार बिहार पहुंच गए। इधर राहुल गांधी बिहार की धरती पर पहुंचे और उधर नीतीश की पार्टी में इस्तीफा का सिलसिला, जो इस्तीफे हो रहे थे उनका सिलसिला और आगे बढ़ चला। 15 इस्तीफे और हो गए। ये करीब करीब टाइमिंग वही थी जब राहुल गांधी के पीछे हजारों का हुजूम था। बिहार का तापमान आज आप सर्च कीजिए, तमाम मौसम विभाग के जो प्रिडिक्शंस थे, बिहार का तापमान, बिहार का पारा आज 40 छूने को मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की थी। यानी हीट वेव, जिन राज्यों में, उत्तर भारत के जिन राज्यों में हीट वेव के लिए आज प्रिडिक्शन था, उन राज्यों में बिहार था। लेकिन हीट वेव आसमान से ये गर्मी बरसी या नहीं बरसी, बिहार की धरती पर सियासी गर्मी वाकई ऐसी हो गई कि कई लोगों के सपने उसमें झुलसते नजर आ रहे हैं। मैं आपको एक एक करके जो इस्तीफे हुए हैं एक एक नाम बताऊंगा। हमेशा कहता हूं कि यहां कोई अब लफाजी नहीं चैनल पर। एक एक नाम आपको हम दिखाएंगे, बताएंगे और सारा विजुअल्स और तथ्यों के सबूतों के साथ हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले राहुल गांधी के पीछे, मैंने कहा ना, इस चिलचिलाती गर्मी में राहुल गांधी के पीछे वो भीड़ देखिए। आप जरा दिखाइए तस्वीर, लेकिन उससे पहले कंट्रोल रूम भाव को जरा चर्चा में जोड़िए, भाव को चर्चा में जोड़िए फटाफट। स्वागत है भाऊ आपका। जरा देखिए भाऊ, ये तस्वीरें हैं। राहुल गांधी पहुंचे, बेगूसराय पहुंचे थे। क्यों बेगूसराय ही चुना राहुल ने, उस पर भी हम अभी चर्चा करेंगे। मैं दर्शकों को बता दूं, 2-3 पार्ट। एक तो राहुल गांधी यहां गए, उसके बाद आज सदाकत आश्रम में कांग्रेस के लीडर्स के साथ उनकी मीटिंग है, चुनावी रणनीति पर बातचीत होगी। उसके अलावा उनका भाषण, जो संविधान को बचाने को लेकर के उनका अभियान है, उस पर जो उनकी स्पीच है, खैर वो स्पीच तो हर जगह उसको हम लोग समझ चुके हैं कि वो संविधान की, वो मतलब जो बातें हम करते हैं वैसे ही राहुल गांधी कर रहे हैं संविधान बचाने के लिए। तो एक तो सदाकत आश्रम की मीटिंग, और बेगूसराय ही क्यों चुना ये महत्वपूर्ण है। दूसरा पार्ट होगा जो नीतीश की पार्टी में भगदड़ नहीं रुक रही है। हालांकि बहुत लोग सवाल कर रहे हैं कि आप लोग बता रहे हो कोई विधायक और सांसद तो छोड़ नहीं रहा है। विधायक और सांसद ये जो छोड़ रहे हैं पार्टी ना, यही विधायक और सांसद बनाते हैं। कई लोग कमेंट किए थे, वो आते हैं, हालांकि वो 1.5 रुपए का चक्कर है, उससे हमको नहीं प्रभाव पड़ता। लेकिन जो छोड़ रहे हैं ना, यही विधायक और सांसद बनाते हैं। विधायक और सांसद अविनाशी नहीं है मोदी जी जैसे कि वो बारिश में मछली के साथ गिरते हो, वही बनाते हैं। उसके अलावा ये जो है 15 इस्तीफे हुए हैं, उसके अलावा राहुल के ये लगातार दौरों से किसकी जमीन खिसकने वाली है, कौन ज्यादा परेशान है, उस पर तीसरा पार्ट होगा। तो ये आप देखिए, भीड़ देखिए, आप ये सड़क देखिए, चिलचिलाती गर्मी में जब आसमान और जमीन दोनों तप रहे होते हैं, ऊपर से नीचे से दोनों भट्टी बना होता है, तब ये भीड़ है। इसके बाद मैं कहूंगा जरा 15 नेता जो छोड़े हैं नीतीश कुमार की पार्टी के, वो खबर दिखा दीजिए, पहले हेडलाइन दिखा दीजिए। हेडलाइन ये देख लीजिए आप, ये हमारी खबर नहीं है, ये अंबानी का चैनल बता रहा है साहब। अगर अंबानी चैनल दिखा रहा है तो समझ लीजिए कि बहुत ही वर्स्ट कंडीशन होगी, तब दिखा रहा है, नहीं तो क्यों बताता वो। बिहार में जेडीयू को बड़ा झटका, और जेडीयू लीडर्स रेजिग्नेशन, ये पहले ये टैग ही चल चुका है सर्च में आने के लिए, क्योंकि 4 दिन से इस्तीफे ही हो रहे हैं। एक साथ 15 मुस्लिम नेताओं ने दिया इस्तीफा, नीतीश कुमार पर बड़ा बयान। इसके पहले मैंने कल शाम को बताया था आपको, 34 नेताओं ने, 2 जिलों में 34 नेताओं ने इस्तीफा दिया। ये 15 एक साथ इस्तीफा दिए। इस्तीफा देने वालों की फोटो दिखा दीजिए, फिर नाम बताते हैं। ये देख लीजिए आप, ये फोटो बकायदे इकट्ठा होकर के प्रेस के सामने फोटो खिंचवा के और नीतीश कुमार की लानत मलानत करके, उनके खिलाफ नारेबाजी करके इस्तीफा दिया है। ऐसे नहीं कि बंद कमरे में इस्तीफा दे दिया है। अब हटा दीजिए, जरा नाम भाव बता देते हैं, फिर सवाल पे आते हैं। नाम दिखाइए कंट्रोल रूम, एक एक नाम बता देते हैं। गौहर आलम, प्रखंड अध्यक्ष युवा जदयू ढाका। मोहम्मद मुर्तजा, कोषाध्यक्ष नगर परिषद ढाका। मोहम्मद सबीर आलम, प्रखंड उपाध्यक्ष युवा जनता दल ढाका। मौसिम आलम, नगर अध्यक्ष अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ ढाका। जफीर खान, नगर सचिव ढाका। मोहम्मद आलम, नगर महासचिव ढाका। मोहम्मद तुरफैन, प्रखंड महासचिव युवा जदयू ढाका। मोहम्मद मोतीन, नगर उपाध्यक्ष ढाका। सुफैद अनवर, करमावा पंचायत के युवा अध्यक्ष। मुस्तफा कमाल अफरोज, युवा प्रखंड
उपाध्यक्ष, फिरोज सिद्दीकी प्रखंड सचिव युवा जदयू ढाका, सलाउद्दीन अंसारी नगर महासचिव ढाका, सलीम अंसारी नगर महासचिव ढाका, इकरामुल हक नगर सचिव ढाका, सगीर अहमद नगर सचिव ढाका। ये नाम आपको लग रहा होगा कि नगर सचिव, प्रखंड, ब्लॉक और तहसील की हम बता रहे हैं। पहला सवाल हम सोच रहे हैं इसी पे चले जाएं, फिर राहुल गांधी पे अभी आ ही जाते हैं। ये कई लोगों का सवाल है कि सांसद विधायक तो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, इन इस्तीफों से क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क सांसद पड़ता है? नहीं, ऐसा ही हुआ था जब सांसद और विधायक जाते हैं। सांसद और विधायक ने, आपको याद होगा, बंगाल को याद करिए आप जरा, बंगाल का चुनाव, हाँ, जब 34 विधायक छोड़ के चले गए थे दीदी को। कार्यकर्ता नहीं गए थे, सिर्फ विधायक गए थे। विधायक चुनाव हार गए, 34 में से 32 हार गए। विधायक या सांसद ये कार्यकर्ताओं से होते हैं। ये बात बहुत बाद राहुल गांधी को समझ में आ गई, इसलिए वो एक दशा चल रही है, जिला अध्यक्षों को ताकत देना और कार्यकर्ताओं की अहमियत को पूछना। यदि कार्यकर्ता नहीं है तो आपके पास पैसा हो सकता है, आपके पास, क्यों तमिलनाडु में क्या कमी है बीजेपी को? तमिलनाडु में तो नेता भी है बीजेपी के पास। हाँ, तमिलनाडु में तो पैसा भी है बीजेपी के पास। तमिलनाडु में तो केंद्र की सारी शक्तियां भी है बीजेपी के पास, लेकिन सीट एक भी नहीं है। हाँ, कार्यकर्ता नहीं। और जहां कार्यकर्ता है वहां आप किसी को भी चुनाव में कुछ भी बनवा सकते हो। आपने बता दिया कि एक शर्मा जो पिछली बार इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा और बुरी तरह से डिपॉजिट जब्त हो गया, उसको आपने टिकट देके जितवा के मुख्यमंत्री बना दिया एक झटके में। ये सब कार्यकर्ताओं के भरोसे। भाजपा की स्ट्रेटेजी बताता है कि कार्यकर्ता अहम होता है। भाजपा के कार्यकर्ता ने काम किया इसलिए ये खेल हुए। बाकी थोड़ा बहुत मशीन का काम होता है, थोड़ा बहुत चुनाव आयोग है, फिर चुनावी लिस्ट है, ये सारा एक तड़का। लेकिन इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है, इस रेसिपी का मेन जो सबसे बड़ी चीज जो है वो है कार्यकर्ता। वो कार्यकर्ता आपके पास नहीं है तो क्या करेंगे? ये ढाका में जो भी चुनाव लड़ता होगा, जो भी वोट मिलता होगा, वो वोट यही लोग जाते हैं, यही लोग घर घर जाते हैं, बूथ पे ये बैठते हैं। क्योंकि जो नेता दिल्ली में है उनको तो भाई लल्लन सिंह की क्या बताओ, लल्लन सिंह माइनस नीतीश कुमार क्या है, संजय झा क्या है? हाँ, संजय झा तो कुछ भी नहीं। हाँ, लल्लन सिंह क्या है? अशोक चौधरी क्या है? पॉलिटिकल टूरिस्ट है ना। ये लोग क्या है? ये लोग जब ये देखते हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ता खत्म हो गए तो ये अब जेडीयू के सर पे चले गए, तो कार्यकर्ता ही नहीं होगा तो फिर आपका ग्राउंड लेवल पे नारे कौन लगाएगा? राहुल गांधी के पास बिहार से कितने सांसद है बताइए मुझे, और कितने विधायक है? सांसद और विधायक मिलकर टोटल 25 नहीं होते बिहार में। लेकिन ये जो हुजूम निकला आज, जिसका फोटोग्राफ आपने दिखाया स्टार्टिंग में, ये कौन है? ये 25 लोग है क्या? ये वो 25, ये वो भीड़ है जिन्होंने ये 25 के आसपास लोग इकट्ठा किए हैं। हाँ, ये हाँ, तो ये कार्यकर्ता है, इसलिए आप कार्यकर्ता को निगलेक्ट नहीं कर सकते। इसीलिए हर नेता बीजेपी में अपने आप को कार्यकर्ता कहता है, प्रधानमंत्री भी कहते हैं मैं तो भैया कार्यकर्ता हूं। ये बात अलग है कि बीजेपी अभी कार्यकर्ता जीवी पार्टी हो गई है। बीजेपी कार्यकर्ता जीवी है। ये प्रधानमंत्री को ये जीवी ये शब्द बहुत अच्छा लगता है, आंदोलन जीवी, नारे जीवी। वैसे बीजेपी कार्यकर्ता जीवी पार्टी हो गई है, संघ जीवी पार्टी हो गई है। संघ का संगठन, संघ के स्वयंसेवक, बीजेपी का पुराना कार्यकर्ता, ये सब मिलकर बीजेपी को विजय दिलवाने का प्रयास करते हैं। जहां बहुत थोड़ी तकलीफ आती है वहां चुनाव आयोग काम करता है, एजेंसियां काम करती है। और एजेंसियां इसलिए काम करती है क्योंकि इतने साल कांग्रेस वहां सत्ता में रही, जहां जहां कांग्रेस सत्ता में रही, नेताओं ने आता भ्रष्टाचार करके पैसा कमाया।
कांग्रेस इज द पुअर पार्टी ऑफ द रिच लीडर्स। रईस नेताओं की गरीब पार्टी है कांग्रेस। तो वहां एजेंसियों को टेटवा दबाने में 2 मिनट लगते हैं, और जिसके पीछे कुछ नहीं है। अभी कांग्रेस में तो यही लोग ढूंढे जा रहे हैं ना, कि जिनके पीछे बैगेज नहीं है। महाराष्ट्र में जब अध्यक्ष चुनना था तो उन्होंने वही आदमी को चुना ना जिसका कॉलेज है, ना स्कूल है, ना इंडस्ट्री है, ना कुछ है। भाई तू कुछ किया भी नहीं, भ्रष्टाचार, तू कभी सत्ता में रहा भी नहीं, तो कम से कम तू तो, तेरे पीछे एजेंसी कुछ नहीं कर सकती। तेरा एजेंसी भाई नंगे का क्या बिगाड़ेगी एजेंसी, मुझे बताओ। तुम्हारा और मेरा क्या बिगाड़ेगी एजेंसी? हम तो रोज कहते कि आ जाओ भाई, ईडी आ जाओ, इनकम टैक्स आ जाओ, कुछ तो आ जाओ यार, थोड़ा इज्जत बढ़ जाए समाज में। हाँ, जिन्होंने अभी 60-60 करोड़ के घर है जिनके, उनके पास जा सकती है। जिस दिन मन है हमारे बीच में पत्रकार ऐसे। हाँ, जो बड़े बड़े ऑफिसेस खोल रहे हैं। तो कुल मिलाकर यदि आप के पास कार्यकर्ता नहीं है तो आप कुछ भी नहीं। तो ये कहना कि इन लोगों की कोई अहमियत नहीं। एक प्रहार करके एक पिक्चर आई थी, एन चंद्रा की पिक्चर थी, नाना पाटेकर की पिक्चर थी वो। उसमें बेरोजगार युवक दिखाए थे, कैसे होनहार बेरोजगार युवक जब उनको रोजगार नहीं मिलता तो कैसे क्रिमिनल एक्टिविटी में लग जाते हैं, और कैसे समाज का एक बहुत बढ़िया चित्रण था उस पिक्चर में। उस पिक्चर में एक लड़की की प्रेम कहानी दिखाई। मैं डायलॉग यहाँ पे इसीलिए जोड़ रहा हूँ मैं पिक्चर का, जरा लोगों को समझ में आए। तो वो बोलती है कि वो बड़ा मायूस होके आता है, तो ये 3-4 दोस्त होते हैं, तो पूछते हैं उसको क्या हो गया, कितना इतना मायूस क्यों है? वो बोलता है कि वो जिससे मेरा चल रहा था अफेयर, उसकी शादी तय हुई। कोई दुबई वाला है, दुबई में जॉब करता है। बोला दिखने में इतना काला है, लेकिन क्या करो, पैसे वाला है तो लड़की उसी के पास जाएगी। हम बेरोजगार है, हमको कौन पूछता है। प्यार बहुत करती है, लेकिन कहती है कि क्या करूं, जीवन तुम्हारे साथ नहीं। तो फिर एक जन कहता है कि अरे छोड़ यार, ये नहीं तो और सही, और नहीं तो और सही। तो नाना पाटेकर हंसते हुए कहता है कि अरे इसी चक्कर में मोहल्ला खाली हो जाएगा। इनसे कुछ नहीं मिलेगा। तो ये मैं यहाँ इसलिए जोड़ रहा हूं, ये जो कह रहे हैं अरे कोई अहमियत नहीं है, ऐसे ही कार्य करता है, ये भी ऐसे कार्य करता, वो भी ऐसे कार्य करता, मोहल्ला खाली हो जाएगा। हो ही रहा है। फॉर्म भरने जाओगे तो पीछे कुछ नहीं रहेगा। और इससे ज्यादा एक एक आप एक सिग्नल जा रहा है आशीष, ये सिग्नल बाकी राज्यों में भी जा रहा है। ये जो खबरें आती है, इस खबरों से आंध्र प्रदेश में भी इंपैक्ट पड़ रहा है। हाँ, जो मुस्लिम नेता हिम्मत नहीं कर पा रहे, उनको भी लगता है कि यार देखो बिहार के मुसलमान धनाधन इस्तीफे दे रहे हैं, हमारे लोगों ने बताओ ये समर्थन कर दिया बिल का, हमको भी सोचना चाहिए। जो लोग फेंसिंग पे है, ऐसा मुसलमान एक तबका हो सकता है कि जो फेंसिंग पे हो, जो इनके ये जो झूठ परोसा जाता है कि मुस्लिमों के लिए बहुत अच्छा करेंगे, बहुत अच्छा हो रहा है, और ये मुस्लिम महिलाओं को और गरीबों को और पिछड़ों को सशक्तिकरण करेगा, ये मुझे कतई समझ में नहीं आया कैसा करेगा। तो ये जिन लोगों को लगता है कि शायद सही बोल रहे होंगे, उनको इन इस्तीफों से इंपैक्ट पड़ता है। एक एक मतदाता ये समझता है कि हमारी इस्तीफे होने के बाद भी ये सोचती कि कोई औकात ही नहीं रहा हमारी, तो चलो औकात दिखाते हैं। नहीं, इम्पैक्ट और औकात का एग्जाम्पल मैं दे देता हूं। मैं 3 दिन से पूरे देश में किसी चैनल पर खबर नहीं दिखाई, इस खबरों को दबाने की कोशिश हुई, लेकिन ढूंढ ढूंढ करके मैंने दिखाया सब जगह। ये बिहार का हालत है। बिहार का जो आपने कहा ना कि इसका असर कहां पड़ता है, इम्पैक्ट यूपी में पड़ा है। जयंत चौधरी पार्टी 8 जिलों की पार्टी है और जाट मुस्लिम कॉम्बिनेशन पे खड़ी पार्टी है। मुसलमान पूरी पूरी पार्टी साफ हो रहे हैं, पूरी पार्टी साफ हो रहे हैं। कल जयंत चौधरी की पार्टी के एक नेता ने कमेंट में लिखा कि झूठ फैला रहे हो, हमारे यहाँ 20 मुसलमान आज ज्वाइन किए हैं शामली में। मतलब वो ये मजबूरी आ गई बताने कि कम से कम जब महासचिव, आपका महासचिव अल्पसंख्यक मोर्चा का नहीं, मेन संगठन का महासचिव छोड़ दिया पार्टी, साजिब रिजवी उसी ने छोड़ दिया। कहा 2000 लोग साथ छोड़ा हूं, 2000 लोग छोड़े हैं, कल 200 और छोड़े रुहेलखंड में। आशीष सवाल क्या है, सवाल रविशंकर प्रसाद जो कह रहे हैं कि मुसलमानों के भले के लिए,
या मोदी जी कह रहे हैं कि मुसलमान भाइयों के लिए है, या अमित शाह जी कह रहे हैं कि ये मुसलमानों को ताकत देगा, यही कह रहे हैं ना। जेपी नड्डा कह रहे हैं कि मुसलमानों के लिए ट्रांसपेरेंसी लाएंगे। लेकिन जब योगी आदित्यनाथ कहता है कि मैं सारी मस्जिदों अभी तोड़ने जा रहा हूँ, जो भी सरकारी जमीन पे होगा, कि अभी पुराना पुराना कोई समझ में नहीं, जिसका कागज नहीं होगा उसका तोड़ देंगे। जब ये बात होती है, या 72 मस्जिदों पे वहां पे महाराष्ट्र में काम होता है, या बाकी जगह जो चीजें होती है, इस चीजों का लोगों पे दिखता है ना कि आप बोलते एक हो करते एक हो। आपने कहा था कोई मस्जिद नहीं गिरेगी, और यहाँ मस्जिद गिराने के लिए ऑर्डर्स हो रहे हैं। हाँ, तो इसके मायने क्या है? हम किस बात को माने? मैं जो मतलब राहुल इतना इतना हो गया है कि आप विरोध भी नहीं कर पाओगे। यदि आप विरोध करोगे तो आपको मार डालेंगे, जालियान वाला बाग कर देंगे हम, जालियान वाला बाग होगा विरोध करने पे। विरोध करने पे नोटिस इशू होंगे, करने पे एफआईआर दर्ज होगी कि यार ये कौन सा कानून हो गया भाई, इस देश में कौन सा विरोध नहीं कर सकते। अरे जिस संविधान ने संविधान के खिलाफ भी विरोध करने का अधिकार दिया है, यदि संविधान की कोई मुझे एकाध क्लॉज या एकाध नहीं होती तो मैं एक इंडिविजुअल होने के नाते उसका विरोध कर सकता हूं। और वो मुझे संविधान ने विरोध अधिकार दिया है कि मैं संविधान का भी विरोध कर सकता हूं। ये संविधान की ये जो क्लॉज है, आर्टिकल जो है, इससे मुझे लगता है गलत हो रहा है। पूरे संविधान का विरोध कर रहे बीजेपी, तब देशद्रोही नहीं कहलाते हैं। संविधान बदलने की बात करते तो देशद्रोही नहीं कहलाते। प्रधानमंत्री का आर्थिक सलाहकार समिति का चेयरमैन कहता है कि पूरा संविधान कूड़ादान हो गया, इसको पूरा बदलने की जरूरत है, वी नीड टू विजिट द ड्राइंग बोर्ड अगेन, शब्द है उनके। ये ब्रिटिश कॉलोनियल एरिया का है, कोई इसका मतलब नहीं आज के डेट में। वो देशद्रोही नहीं है, हेगड़े देशद्रोही नहीं है। 370 मिलने पे हम संविधान बदल देंगे बोलने वाले लोग देशद्रोही नहीं है। लेकिन उस संविधान में यदि एक कानून बनता है और उस कानून का विरोध करता है तो वो देशद्रोही हो जाता है, वो सारा कुछ हो जाता है। मतलब इतना कई बार मुझे हास्यास्पद लगता है कि अरे संविधान के रोंदो तुम और आरोप दूसरे पे लगाओ। नहीं, अब तो मामला उससे ज्यादा, अब हास्यास्पद से ज्यादा ये संगीन और गंभीर हो चुका है, संगीन हो चुका है। दरअसल आज हम वीडियो नहीं दिखा सकते, कम से कम मेरे पास 20 वीडियो हैं, 20 वीडियो। जगह से बता दूं, बंगाल से लेके भागलपुर से, और भागलपुर से लेके मुंबई एयरपोर्ट के बाहर तक का विजुअल है भाऊ। रामनवमी पर मतलब भगवान कैसे हिंदू हैं, कैसे आस्थावान है, भगवान के जन्मोत्सव मना रहे हैं? और जो है उसमें कर क्या रहे हैं, माँ बहन की गालियां दे रहे हैं, एक समुदाय संप्रदाय विशेष को माँ बहन की गालियां दे रहे हैं। हथियारों का कल इतना नंगा नाच हुआ है इस देश में, इतना नंगा नाच हुआ है कि वो देखने के बाद खुद पर शर्म आती है। और कई आते हैं ना कमेंट में बताने के लिए कि तुम सनातनी कब से हो गए। उन बेशर्मों को कौन पता है सनातन? आप राम के सामने पूजा करते हो, मंत्र उच्चार करते हो, या माँ बहन की गाली देते हो? रामनवमी के जुलूस में कल हुआ है, 20 जगह क्लिप्स हैं, नहीं दिखा सकते क्योंकि उसी के बहाने हमारे यूट्यूब पर अटैक करेंगे सब, उसी के बहाने कि ये कम्युनिटी गाइडलाइन का वो है, उल्लंघन है। वैसे भी जगह जगह अटैक करवा ही रहे हैं सब सरकारी अपने ध्वंस के दम पर। हम आते हैं राहुल गांधी पर। राहुल गांधी का ये बेगूसराय चुनना, इसकी भी कोई खास वजह, क्योंकि गिरिराज सिंह जो दिल्ली में बैठे हुए हैं, बड़बोलों में उनकी भी रैंकिंग ऊपर आती है, होड़ में लगे रहते हैं। हाँ, वो कहे क्या है कि जो यात्रा है, ये यात्रा है रोजगार दो पलायन रोको, पलायन रोको रोजगार दो। कह रहे हैं पहले कांग्रेस पार्टी से पलायन रोको, तब जाओ वहां रोकने पलायन। कांग्रेस पार्टी पलायन तो रोक नहीं पा रहे हो। इतने एक ही विजिट में, बेगूसराय की एक विजिट में सड़क पर भीड़ देख करके इनके भी होश उड़ गए हैं। नहीं, सवाल ये है, क्यों किया? कांग्रेस पार्टी का पलायन कहाँ हो रहा है? बीजेपी में इतनी बैंक्रप्सी आ गई कि बेचारों के पास नेता नहीं है, कांग्रेस से उठा उठा के ले रहे हैं। और कांग्रेस को संभल नहीं पा रहे हैं, कांग्रेस का विरोध झेल नहीं पा रहे, तो अपने लोग कांग्रेस में पेरोल पे रख रहे हैं। या तो कांग्रेस के लोगों को पेरोल पे रखते या अपने एडमिशन करते।
ऐसे कितने लोग हैं जो कांग्रेस से गए और बीजेपी में बड़े ओहदे पे बैठे हुए हैं। कैबिनेट में ऐसे कितने लोग हैं जो कांग्रेस से जाके अब वर्तमान में कैबिनेट में बैठे हैं। कांग्रेस से पलायन नहीं रोकना है, कांग्रेस तो तुमको जीवित रखी हुई है। कांग्रेस के लोग बीजेपी में नहीं आते तो क्या सरकार बना पाते क्या? सवाल ये है। तो आपको कांग्रेस को धन्यवाद देना चाहिए। और आपको ये नहीं समझ में आता, ये जो कांग्रेसी आपके पास आए हैं ये कल वापस चले जाएंगे। ये तो सत्ता का मलिदा खाने आए हैं, और कल इनको आपको गाली देने में 2 टाइम भी नहीं लगता, 2 मिनट नहीं लगते। 60 साल जिस पार्टी से लिया उसको गलत कहने के लिए इसको 2 सेकंड नहीं लगे, तो ये 10 साल में आपको आपका मलिदा खाने के बाद गाली देने में 2 मिनट नहीं लगेंगे। जो उनके नहीं हुए 60 साल में, वो 10 साल में आपके कैसे होंगे? लेकिन गिरिराज सिंह का क्या है, गिरिराज सिंह के ये बड़बड़ेपन ही उनको मंत्री बनाए हुए हैं। आज के डेट में ये यूएसपी है। तो अब क्या है, बेगूसराय उनका लोकसभा क्षेत्र है ना। 2019 में वहां पे कन्हैया कुमार जो है वो वहां पे चुनाव लड़े वामपंथी दलों से और हार गए। फिर उनको लगा कि भाई कन्हैया भी कोई वामपंथी दलों का कोई मतलब, जिस वामपंथी दलों ने उनको आगे बढ़ाया है वो 2 मिनट के अंदर सत्ता के लालच में कांग्रेस में आ गए, क्योंकि वो वामपंथी दल से एकदम बीजेपी में नहीं जा सकते, इतना बड़ा यू टर्न नहीं ले सकते। क्योंकि क्या होता है, दूध में नींबू पड़ते से पनीर बनता है। तो दूध जो है, जो नींबू है वो पानी में जा सकता है तो शिकंजी बनता है। तो इन्होंने सोचा एकदम मैं नींबू और बीजेपी दूध है, एकदम विचारधारा विपरीत है, तो बीच में कांग्रेस का शेल्टर दे दो। कांग्रेस में आ गए। कांग्रेस में आने के बाद फिर चुनाव लड़े तो हार गए। फिर चुनाव लड़े। अब ये बेगूसराय में, क्योंकि बिहार में राहुल गांधी को ऐसा लगता होगा कि बिहार में कन्हैया कुमार के भरोसे अपन जमीन ढूंढ सकते हैं, लेकिन कम से कम मैं उस एक्सपेरिमेंट को भी इसलिए वेलकम करता हूं क्योंकि ये जो लोग वहां पे किसी और राजनीतिक दल के शिकंजे में फंस के कांग्रेस, मतलब कांग्रेस किसी को गोदी दी हुई थी, वो कांग्रेस कहीं ना कहीं अपनी इंडिपेंडेंट एक अपनी जगह ढूंढ रही है। अब इसमें ट्रायल एंड एरर मेथड हो गया, कन्हैया कुमार आएंगे, कन्हैया कुमार जाएंगे, दूसरा कोई आएगा, एक दिन इनको एक कोई अच्छा नेता मिलेगा जो जमीन से जुड़ा है। अब कन्हैया कुमार ने अपना पूरी यात्रा शुरू की, चंपारण से उन्होंने यात्रा शुरू की महात्मा गांधी के नाम पे, और जो विषय है वो विषय यूथ को टच करने वाला है। आप हंस के बोल सकते हो कि कांग्रेस पलायन रोके, लेकिन आपको हंसने के पहले शर्म आनी चाहिए गिरिराज सिंह को कि बिहार से पलायन कितना है। और ये पलायन कैसा है, ये कोविड के समय दिख गया आशीष। कोविड के समय रोंगटे खड़े हो गए। कोविड के समय पूरे देश नंगा हो गया कि लोग हजारों किलोमीटर पैर पैर चले, सैकड़ों किलोमीटर, 1000 किलोमीटर। कोई लड़की अपने पिता को साइकिल पे बिठा के लाई, गाड़ियां चल नहीं रही थी। ये पलायन नहीं तो क्या था? क्यों बिहार का आदमी, राज ठाकरे ने बिहारियों के एक संगठन ने उनको अपने यहाँ गेस्ट बना के बुलाया। सबको बड़ा ताज्जुब लगा कि बिहारियों के बीच में राहुल गांधी ये क्या कर रहा है राज ठाकरे तो गाली देता है। राज ठाकरे ने कहा कि मैं तुम्हें गाली नहीं देता भाई, तुम तुम्हारे नेता का गला पकड़ो। आज तुम महाराष्ट्र में नौकरी ढूंढने के लिए आ रहे हो, इसका मतलब है तुम्हारे नेता ही नालायक है जो रोजगार नहीं दे पा रहे आपको वहां पे, तो तुम यहां रोजगार ढूंढने आ रहे हो। तुम्हारे यहाँ इतनी भूखमरी है कि तुम यहाँ आके किसी भी कम सैलरी पे काम करने को तैयार हो। इससे महाराष्ट्र के युवाओं को नौकरी नहीं मिलती, क्योंकि आपके सामने खड़े हो जाते तो आप आधी नौकरी में, आधी तनख्वाह में काम करने को तैयार हो, क्योंकि आपके लिए वो आधी तनख्वाह भी बड़ी है। तो ये जब उसने कहा कि मैं तो कोसता हूं तो तुम तुम्हारे नेताओं को कोसो ना, मुझे तो दया आती है तुम पे यार। तुम अच्छे बच्चे हो, अच्छे लोग हो बिहार के, जो अपने राज्य को चलाने के लिए बाहर जाके खून पसीना एक करते। तो इतने दिन हो गए बिहार में, इतने दिन तो सबसे ज्यादा तो मुख्यमंत्री पद नीतीश कुमार नहीं भोगा। सरकारी नौकरियों के सिवा, वो भी अभी आरजेडी के साथ जो लमसम भर्तियां होगी,
हाँ, है ना? और थैंक्स हाँ, टू आरजेडी की जिन्होंने ये हिम्मत की। इसके पहले बीजेपी के साथ थे तब तो नहीं कर पाए। हुँ, उसके बाद क्या हुआ? क्या नए उद्योग आए? अभी मखाना बहुत हो रहा हुँ। है ना? और प्रधानमंत्री को लग रहा कि मखाने से अभी बिल्कुल सत्ता का मखाना भी चुनावी मिल जाएगा, हाँ, चुनावी चुनावी मखाना, सेहत। हाँ, चुनावी सेहत ठीक हो जाएगी। अब सवाल ये है कि वो मखाने के नाम पे बिहार में क्या हो रहा है? बिहार में जो कुछ भी हो रहा है, वो सेल्फ हेल्प ग्रुप कर रहे हैं। बिहार में जो कुछ भी हो रहा है, वो इंडिविजुअल लोग कर रहे हैं। बिहार लेकिन सबसे ज़्यादा बिहार मैं बता रहा हूँ आपको दूसरा एक इकोनॉमी है थोड़ा-सा मुझे 2 आज 1 मिनट दे दीजिए। थोड़ा मैं ज़रा हुँ, हुँ, इकोनॉमी पे भी बोलना चाहता हुँ, हूँ। सबसे ज़्यादा आईएएस ऑफिसर बिहार से है। हुँ, आईएएस, आईपीएस सर्विसेज में। हुँ। आईआरएस, आईपीएस, आईएएस ऑफिसर और ब्यूरोक्रेट कितना नंबर 2 का पैसा कमाता है, ये कुछ बताने की ज़रूरत क्या वो अपना कमाया हुआ पैसा तो कम से कम बिहार में लगाए? नंबर 2 का ही लगाए, लेकिन लगाए तो सही। हुँ। तो बिहार में इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। लेकिन हालत उल्टी है। बिहार में नौकरी करने वाले खुद के ब्यूरोक्रेट भी पूना में पैसे लगाते हैं रियल हाँ, एस्टेट में। हाँ, हाँ। मतलब कमाओ तुम बिहार से और इन्वेस्ट करो दूसरे राज्य में। तो ये जो खेला है बिहार का, मुझे मतलब हमेशा हम नरेंद्र मोदी जी को गलती कहते हैं या हो सकता है विचार नहीं पढ़ते, लेकिन एक बात के लिए मैं आज ऐसा नहीं कि हम उनकी हमेशा उनको गलती कहते हैं। ये जो आईआरएस ऑफिसर की एक बैच नई ज्वाइंट हुई और ज्वाइन करने के पहले एट होम हुआ प्राइम मिनिस्टर के यहाँ प्रधान राष्ट्रपति के यहाँ। तो उनमें से एक कैंडिडेट को मैं जानता था। तो एट होम के बाद मैंने बोला क्या बोले? प्रधानमंत्री से क्या बात हुई? बोले उन्होंने कहा कि बिहार से कितने लोग? हुँ, तो हम कम से कम 7-8 लोग थे। तो उन्होंने कहा बोले देखिए तुम बिहार के लोग हो, बिहार की माटी ने जन्म दिया। तुम कहीं भी विदेश में जाओगे आप, क्योंकि आईएफएस हो आप, फॉरेन आपको बाहर भी जाने का चांस मिलेगा। तो प्रयास करो कि बिहार का टूरिज्म बेचे। कोई तुम्हें लगा देगा, पक्षपात का रवैया मतलब ये आरोप लगा देगा, साला बिहार का है इसलिए बिहारी बेचता है। लेकिन करो कोई हर्ज नहीं। आएगा तो पैसा भारत में ही ना, टूरिस्ट आएगा तो भारत को ही मिलेगा। हुँ। आप बिहार के लिए कुछ करो। बहुत पिछड़ा है बिहार और बिहार में बहुत असीम ये है मतलब अपॉर्चुनिटीज है। ये उन्होंने बोला, अब ये दिल से बोला कि उनको खुश करने के बोला, मैं इसमें नहीं जाता। लेकिन नहीं, मेरा दूसरा बेचने भी है। बेचने के मेरा दूसरा फ़ॉर्मूले भी में तो वैसे नहीं, ही है। नहीं, मुझे बेचने के दूसरा भी है। फ़ॉर्मूले में वैसे ही होता है मुझे ना। फिर हुँ, बाद में मुझे लगा और बाद में हुँ, मुझे लगा कि हुँ, प्रधानमंत्री जी को वाक़ई इतना बिहार प्रेम था, तो हुँ। जो उद्योग महाराष्ट्र से उन्होंने गुजरात लेके गए, वो बिहार दे बिहार देते। से हुँ, हुँ, चलो मुझे ये लगता है कि चलो उन्होंने क्या किया बिहार में कर दिया। हुँ, लेकिन आपको चुनाव जीतना था गुजरात, हुँ, तो आपको चुनाव के टाइम पे बड़े-बड़े पोस्टर लगाने थे कि देखो महाराष्ट्र से हम उद्योग खींच के लाए। हुँ, और महाराष्ट्र में हमारा जो नपुंसक नेतृत्व है, हुँ। वो यही कहते रहे कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इससे बड़े प्रोजेक्ट तुमको दे देंगे। अब भैया हाँ, इतने साल हो गए अभी तक तो कोई प्रोजेक्ट आया नहीं हमारे यहाँ। हाँ, तो कुल मिलाकर जो बिहार है, बिहार में पलायन और बेरोजगार ये बहुत अहम बात है। हुँ, लेकिन कांग्रेस को इसका ब्लूप्रिंट भी देना होगा। मात्र सवाल उठा के नहीं चलते। हुँ, कांग्रेस को ये भी अल्टरनेट देना होगा कि यदि हम आए तो क्या करेंगे? हाँ, हम आए तो क्या करेंगे? ये बताना होगा। लॉ एंड ऑर्डर यदि ठीक हो जाए बिहार का, स्ट्रांग हो जाए, तो बिहार में कोई भी उद्योग लगाने में प्रॉब्लम नहीं। आशीष मैं मेरा बहुत जीवन का मेरा बहुत अहम पीरियड मैंने इंदौर में गुजारा है पत्रकारिता। हुँ, इंदौर ये फार्मा का हब है, फार्मास्यूटिकल्स का। हुँ, मैंने किसी को कहा, एक मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं जिनका बहुत बड़ा काम है फार्मास्यूटिकल, वो एक्सपांशन कर रहे थे नॉर्थ में। तो वो कह रहे थे कि हम बद्दी जाएँगे। मैंने बोला तो तुमको हिमाचल में वो टैक्स रिलीफ भी नहीं है, फिर भी क्यों हुँ, जा रहे हो वहाँ पे? बोले वहाँ लॉ एंड ऑर्डर ठीक है।
मतलब बिहार और यूपी, बोला क्या कौन फैक्ट्री का गारंटी लेगा, कितने लोगों को पैसा देना पड़ेगा वहां बाहुबलियों। ये परसेप्शन है। एक स्पिरिचुअल मित्र है हमारे, गुरु, हम उनको गुरु जी कहते हैं, ठक्कर, इंदौर में, लेकिन वो बुआबाजी भी नहीं है, भगवान ही पहनते। उन्होंने नए यूथ की एक टीम तैयार की आशीष, और उनको वो उद्योग के लिए प्रेरित करते हैं। तो ऐसे ही एक लड़के ने, जो आलू होता है, आलू का पाउडर, आलू का आटा बना के एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। वो 100% एक्सपोर्ट करता है। जब मैं उनका यूनिट देखने गया तो उन्होंने कहा कि मैं जितना डिमांड है उसका मात्र 5% ही बना पा रहा हूं। 95% डिमांड खाली है। मैं जिनको माल बेचता हूं मुझे बार बार कहते कि कैपेसिटी बढ़ाओ, कैपेसिटी बढ़ाओ। मैं कितनी बढ़ाऊं भाऊ, क्योंकि जितना आलू मालवा का है उतना ही मैं प्रोसेस करूंगा ना। फिर मैं आलू कहां से लाऊंगा, बाहर से आलू लाऊंगा तो फिर वो पड़ता नहीं बैठेगी, वो प्रॉफिटेबिलिटी मिस हो जाएगी। तो मैंने कहा कि तुम एक काम करो, तुम यूपी में आलू बहुत होता है। जैसे मैंने यूपी में आलू बोला तो उसने हाथ जोड़ ली, बोला मेरा ये भी बंद हो जाएगा। मैंने बोला क्यों? बोला यूपी में भाव कितनी गुंडाइज्म है, कौन झेलेगा? यहाँ तो इंदौर में शांति है, कोई बोल नहीं रहा कि तुम एक्सपोर्ट करते हो कि हमको इतना पैसा दो। ये परसेप्शन है, इसको आपको ठीक करना होगा। ये मेरे मतलब मेरे जीवंत उदाहरण है। कोई यदि चाहे यूपी का आदमी, तो मैंने तो यूपी में कई लोगों को बोला कि कोई ये यूनिट डालना चाहता है तो डाले, मैं टेक्निकल नो हाउ पूरा दिलवाता हूं उसको, ऑर्डर भी दिलवाता हूं उसको, क्योंकि हमारा ऑफिस यहाँ पे है आशीष, हमारी कुछ जवाबदेही है इस राज्य के प्रति। तो कोई आने को तैयार नहीं है। कोई पैसा लगाने का मतलब है नेताओं को पैसा दो, नेताओं की नजर में आ जाओ, इतना अभी 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 इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा? और उसमें बहुत सवाल उठ रहे हैं। अब चर्चा यहां तक आ गई तो उससे बड़ा उदाहरण क्या होगा? एक आईएएस जिसके ऊपर पूरा निवेश की जिम्मेदारी थी और वो आंखों का तारा था, बहुत करीब योगी आदित्यनाथ के हुआ करता था, लखनऊ का डीएम रहा इतने लंबे समय तक, लखनऊ का जिलाधिकारी क्या बिना योगी के आंखों का तारा हुआ रहेगा? उसका कमीशन का अमाउंट पता है भाव कितना बन रहा था? शायद 400 या 500 करोड़ रुपए। करोड़, कोई इंडस्ट्री आई नहीं। 500 करोड़ जो इंडस्ट्री लगाने की निवेशक गया था, 8,000 करोड़ का शायद प्रोजेक्ट था, उसका कमीशन इतना मांग लिया था उसने, कमीशन मांग लिया उसमें। हालांकि फिर उसको सस्पेंड किया गया, आईएएस को, वो महोदय को सस्पेंड किया गया। अब उसके सस्पेंशन के बाद भी लखनऊ में कई कहानियां हैं कि सस्पेंशन ऐसे नहीं हुआ है, वो शिकायत दिल्ली में हो गई थी, दिल्ली में हो गई थी कि इतना चल रहा है, तो दिल्ली में शिकायत हुई तो फिर तो अपनी गर्दन बचाने के लिए तो किसी न किसी दबानी होती है। तो ऐसी बहुत चर्चाएं हैं, वो तो ऊपर वाले, वहां पे ऊपर वाले लोग जाने, हम तो नीचे वाले हैं। लेकिन जब जो भी 400 मांग रहा होगा तो फिर खीरा कटेगा तो सब में बटेगा ना आशीष। ये सी बात है भाऊ। एक आईएएस एक प्रोजेक्ट का 400-500 रुपए कमीशन, करोड़ रुपए कमीशन हजम ही नहीं कर पाएगा। ऐसे तो अंबानी अडानी के पीछे छोड़ देगा। एक प्रोजेक्ट में 500 करोड़ और पूरा का पूरा निवेश उसी के जिम में है। वो अगले साल पता चलेगा, कहेगा कि जो है अंबानी का ही बोली लगा देगा कि आओ चलो बताओ कितने बेचोगे, पूरा पूरा जियो खरीद लेगा 2 साल में वो। तो वो जरूर बटने वाला चक्कर है। और वो खबर ये थी कि दिल्ली पहुंचा है मामला, वो खबर, वो शिकायत दिल्ली पहुंच गई और दिल्ली पहुंची तो फटाफट तामझाम। तो यदि तो इसका मतलब ये है कि कांग्रेस को इसका ब्लूप्रिंट भी देना होगा। मात्र सवाल उठाने से काम नहीं होता, ब्लूप्रिंट देना होगा। और ब्लूप्रिंट कौन देगा? अभी कन्हैया कुमार खुद ही बेरोजगार है, वो कांग्रेस में रोजगार ढूंढ रहे हैं, तो उनको भी कई चीजें करनी होगी। तो फिर भी ये जो यात्रा है बेगूसराय की, ये महत्वपूर्ण है। और उस बेगूसराय की यात्रा पे जो गिरिराज सिंह जिस हिसाब से रिएक्ट हो रहे हैं, इसका मतलब धुआं निकल रहा है तो आग लगी है। बिल्कुल यही है पूरी कहानी। और ये भीड़ इसलिए बौखला रहे हैं, बेगूसराय में भीड़, भूमिहार हैं, गिरिराज सिंह भी,
भूमिहार है कन्हैया कुमार भी। और बेगूसराय में 20 लाख भूमिहार मतदाता है। बेगूसराय जो है पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी है, 20 लाख। और आज तक बेगूसराय के इतिहास में सिर्फ एक बार गैर भूमिहार सांसद बना है, सिर्फ एक बार। बाकी शायद 11 बार सिर्फ भूमिहार ही चुने गए, 10-11 बार वहां पे सांसद। तो 2029 भी निशाना, एक एक सीट का महत्व है। भाजपा हाँ की हाँ। स्टाइल में समझिए, बहुत लोग कहेंगे एक सीट के लिए क्यों गए। एक नहीं नहीं सीट के नहीं। लिए तो मोदी जी 3 बार चले जाते हैं, 3 बार। यही फर्क है, यही तो राहुल गांधी को समझना होगा। मोदी जी एक सीट के लिए 3 बार जाते हैं। और महुआ मोइत्रा ने, संसद में एक क्लिप वायरल हो रही है, महुआ मोइत्रा ने कहा जब भाषण के लिए खड़ी हुई तो उसी समय वो सदन छोड़कर निकलने लगे मोदी जी। तो महुआ मोइत्रा की क्लिप वायरल है। महुआ मोइत्रा ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री जी प्लीज रुक जाइए, मुझे भी सुन के जाइए। मुझे हराने के लिए मेरे क्षेत्र में आप 2-2 बार आए थे और बिना मुझे सुने आप चले जा रहे हैं। तो मोदी एक सीट के लिए 2-2 बार जाते हैं, तो एक सीट बहुत महत्वपूर्ण है। और इस चुनाव में तो एक-एक, अभी विधानसभा चुनाव होने वाला है, एक-एक एक एक आधे-आधे विधायक, परसेंट। एक एक हाँ। विधायक, एक एक विधायक। तो ये इसीलिए इस दौरे का महत्व है। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए, न्यूज लॉन्चर देखते रहिए और मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े में कल दोपहर भावुक साथ हम फिर आएंगे। इसके आगे अभी बहुत खबरें हैं आज शाम तक, बिहार से लेकर के महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश तक हम सब लेके आएंगे। भाऊ हम सब लेकर के आएंगे खबरें। इजाजत दीजिए फिलहाल, नमस्कार।